ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी एक नेता के जाने से ईरान की राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश अपनी नीतियों और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इस पूरे संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वॉशिंगटन को इसके मानवीय और आर्थिक नुकसान की जवाबदेही लेनी ही होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। वहीं अल जजीरा के साथ बातचीत में अरागची ने कहा है कि ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि अब इस युद्ध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आवाज़ें जो हैं वो उठने लगी हैं। अमेरिका में लगातार बगावत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब वहीं अरागची ने ये बड़ा झटका दिया है, जहां अभी तक जो है ट्रंप यही दावा कर रहे हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा क्योंकि तमाम जो लीडर्स है उनकी मौत हो चुकी है। अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अरागची ने ये बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरागची का बयान जो है वो कुछ सरप्राइज नहीं है। ईरान का शुरू से ही ये मत रहा है और जितने भी वर्ल्ड लीडर से बातचीत हो रही है या उनके जो राष्ट्रपति का जो आप देखेंगे बयान जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया है और इसीलिए ईरान अब युद्ध खत्म नहीं करेगा। युद्ध जो खत्म करना है वो अमेरिका को करना है और हमला चूंकि अमेरिका और इजराइल ने किया है, वो हमला बंद कर दे तो चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये तो पोजीशन है, ये इस पोजीशन से बात नहीं बनती है। बात ये है कि अब ईरान की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके जितने बड़े नेता हैं वो उनकी डेथ हो रही है। आप सोचिए कि सुप्रीम लीडर जो थे खामेनेई, उनके साथ तो 40 कमांडर बड़े मारे गए थे और अब जो है उनका जो पूरा का पूरा समझिए कि सिक्योरिटी काउंसिल जो उनका है वो उसके जो हेड हैं वो मारे जा चुके हैं। तो अब ईरान तो लड़ रहा है और ईरान सिर्फ ये लड़ रहा है कि कॉस्ट बढ़ा रहा है लड़ाई का। और जो दुनिया को दिक्कत हो रही है, जो तेल की कीमतें अब $100 से ऊपर चली गई हैं, जो गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसको ईरान को ये लग रहा है कि अभी अगर कुछ दिन और हमारी ये लड़ाई चल गई, ये खिंच दिया, दुनिया में अगर हाहाकार मचेगा, तेल की कीमतें जो है बढ़ेंगी, बाकी चीजें भी कॉस्ट चीजों की बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो अमेरिका और इजराइल पे ये दबाव पड़ेगा कि वो जहां है वहीं पे रुक जाए। मेन जो इस लड़ाई का जो आपको समझना पड़ेगा कि मेन लड़ाई जो है वो है वहां पे रिजीम चेंज की। जी बिल्कुल। यानी कि सत्ता परिवर्तन की। जो ईरान की कोशिश है कि वो चाहे जितने भी हमले हो, कुछ भी हो, जो रिजीम जो 1979 में वहां आई थी और जिसमें खोमैनी जो है वो इस्लामिक प्रमुख के रूप में वहां पे हैं और अब उनका बेटा जो है वो चुना गया है, वो रिजीम बच जाए। अगर वो बच गया रिजीम तो आप समझिए कि तमाम नुकसान के बावजूद भी ईरान के मौजूदा जो शासन है, व्यवस्था है, उसकी जीत हो गई। जो अमेरिका जी बिल्कुल। इस बीच लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि सर, युद्ध में तो दोनों ही तरफ के देश जो हैं, या फिर चाहे कोई भी युद्ध हो रहा हो, हम अगर विश्व स्तर पर देखें, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो दोनों ही देश कमज़ोर हो रहे हैं। इसमें भी बात अगर हम करें तो इजराइल के पीछे भले ही अमेरिका जो है वो बहुत ही मजबूती से खड़ा है, लेकिन रिसोर्सेज तो जा ही रहे हैं, दोनों ही तरफ से रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो देशों को कह रहे हैं कि उनका साथ दिया जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो खुला रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम उनके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है उनके ही जो चीफ है जो कैंट, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद अमेरिका में भी जो है बगावत शुरू हो गई है। तो अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं से जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा। क्या लगता है ये संभव है सर?
देखिए, संभव इसीलिए है कि जिस ढंग से ईरान पे हमले हो रहे हैं, ईरान हमला कर रहा है, ये नहीं है। ईरान जो है वो खाड़ी के देशों में, तमाम देशों में हमला कर रहा है, अमेरिकी दूतावास में हमला कर रहा है, अमेरिकी जहाज गिराने का भी दावा कर रहा है। वैसे अमेरिका का कहना है कि नहीं, वो तो फ्यूल भरने में के दौरान वो गिर गया था। या कतर में जो 3 जो है उसके जहाज गिरे, तो उसमें हुआ कि भाई वो फ्रेंडली फाइट में गलती से वो गिरा दिया गया। नुकसान हो रहा है। दरअसल हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है वो अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ट्रंप क्यों लड़ रहे हैं इसको, इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है और ईरान के लिए भी अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल। तो दरअसल अगर आप देखोगे इस खित्ते को, पूरे एरिया को, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने धीरे धीरे खाड़ी के देशों को एक सुरक्षा की गारंटी दी है। और इसी सुरक्षा गारंटी के तहत आप जितने भी खाड़ी के देश आप देख सकते हैं, उसमें उसके सैन्य अड्डे हैं। यानी कि उनको सुरक्षा की गारंटी है कि कोई उन पे हमला नहीं करेगा। उनकी जो सुरक्षा की पूरी गारंटी अमेरिका लेता है। जी। और 1948 में जब इजराइल का अस्तित्व सामने आया और उसके बाद तमाम अरब देश जो उसमें लग गए, और 79 के बाद जो है वो ईरान ने लिया कि भाई इजराइल को हम खत्म कर लेंगे। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जो है उसका मोटो है, मतलब देश का एक मोटो है कि हम यह हासिल करके रखेंगे। और वहां उस पे जो हमास के थ्रू और जो लेबनान से जो आतंकी जो संगठन है उसके थ्रू वो एक लगातार लड़ाई, हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला के थ्रू। और आप देखेंगे कि सिर्फ हमले यहाँ नहीं हो रहे, ईरान में नहीं हो रहे हैं, वो लेबनान में भी हो रहे हैं। हिजबुल्ला के ठिकाने पे हमले हो रहे हैं, उसके वीडियो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला जो है ईरान का प्रॉक्सी है। अब सवाल ये है कि ईरान ने जिस ढंग से मिसाइलें तैयार कर ली और जिसका प्रदर्शन है अभी देख रहे हैं, अमेरिका भी चौंक रहा है, पूरी दुनिया चौंक रही है कि जो आयरन डोम इजराइल का जो था, जिसको कहता था कि यहाँ पे कोई मिसाइल आके अंदर नहीं गिर सकता है, और वहां हमले हो रहे हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं। जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का खाड़ी के देशों में लगा हुआ है, उसको ध्वस्त कर दे रहा है। यानी कि उसका मिसाइल जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो बहुत ही उन्नत ढंग का तैयार कर लिया है। अब बात आ रही है कि लगभग 70% यूरेनियम तैयार कर लिया है उसने, इंडिस कर लिया है ईरान ने। 460 या 470 किलो यूरेनियम उसके पास है, और कभी भी वो जल्दी ही परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। सर, लेकिन सवाल तो ये है ना कि लारिजानी के मौत पर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि लारिजानी का मौत जो है वो बलिदान बताया है उसको, और बलिदान बताते हुए ये भी कहा कि ये घटना जो है ईरान की नीतियों को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत करेगी। लारिजानी जो ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं, तो इस तरीके के बयान जो आरागची की तरफ से दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, क्या लगता है वो इस युद्ध को और बढ़ा रहा है? क्या ये युद्ध जो है वो और अभी भयानक मोड़ पर जा सकता है? जिस तरीके से हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं कि किसी न किसी बड़े नेता की जो है ईरान में मौत हो रही है। शुरुआत इसकी अली खामनेई से हुई, उसके बाद हमने बीच में दूसरे खामनेई जो अभी सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके भी मौत की खबरें सामने आई। हालांकि ये भी बात सामने आई कि वो उनका इलाज जो है वो रूस में चल रहा है, रूस वो चले गए हैं। लेकिन अब लारिजानी के मौत के बाद आरागची अभी भी यही कह रहे हैं कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब इसकी भरपाई होगी, और कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो अमेरिका की तरफ है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब अब ईरान चाहेगा, भले ही इसकी शुरुआत अमेरिका ने की हो। नहीं, देखिए, अब जो उनका बयान है वो स्वाभाविक बयान है, क्योंकि वो इसी जो रिजीम जो है, जो सत्ता का भी स्वरूप है ईरान में, उसी के विदेश मंत्री हैं वो। तो वो तो ये नहीं कहें कि हम चेंज करने की बात है। जैसे समस्या ये हो गई है कि बूट ऑन ग्राउंड की बात जो हो रही है, कि सेना उतारने की बात अमेरिका की, कि अगर सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब आप सेना उतारेंगे, सिर्फ हवाई हमले से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। और होर्मुज चूंकि बंद है तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही है। होर्मुज को खुलवाना जो है वो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हो गया है। नाटो के सदस्य देशों ने भी मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। दुनिया के तमाम देशों से अपील कर चुके हैं, सब ठुकरा चुका है। अब बात यहाँ पे अटक गई है कि ईरान को जो हमला कर रहा है, मतलब खाड़ी के देशों पर, चाहे यूएई पे भी हमला कर दिया, अमेरिका के दूतावास पे हमला कर रहा है, या
हिजबुल्ला जो हमले कर रहा है, कल बहुत बड़ा हमला किया था, इजराइल पे हमला किया था हिजबुल्ला ने, तो वो सब हमले कैसे रुकेगा? और बिना बूट ग्राउंड पे उतारे, सेना जमीन पे उतारे, सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? आप तमाम लोगों को मार तो सकते हैं, लेकिन सिस्टम तो वही है ना उनका। और ये जो उम्मीद कर रही थी, बार बार अपील हो रही है। पहले भी जो राजा के जो पूर्व राजा थे, उनके जो बेटे हैं अमेरिका से, उनका बार बार वीडियो आ रहा है, जनता से अपील हो रही है कि भाई आप सत्ता में इसका जो रिजीम है, जो अभी सत्ता का केंद्र है, उसको बदलने के लिए सामने आओ, सड़क पर उतरो। लेकिन पिछले 15-17 दिन हो गए, 17-18 दिन आज लड़ाई शुरू हुए, वो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। जो कुर्दों वाली बात थी कि कुर्दों को शक्ति देंगे और उसमें CIA उनको तैयार कर रहा है कि वो विद्रोह करे, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास कुर्द भी है वहां पे 9 करोड़ के पूरे पॉपुलेशन में। लेकिन बाद में चूंकि कुर्द इराक में भी हैं, कुर्द तुर्की में भी, टर्की में भी हैं, कुर्द सीरिया में भी हैं, तो एक नया फ्रंट खुल जाएगा हर तरफ। तो उसे पांव पीछे खींच लिया था, वो भी नहीं हुआ। अब दिक्कत यहाँ हो गई है कि या तो आप हॉर्मुज को खुलवा लो और उसके बाद लंबी लड़ाई चलती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो उसका जो विरोध आप देख रहे हो अमेरिका के भीतर भी जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वहां पे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत में भले ही गैस और पेट्रोल डीजल कीमत नहीं बढ़ी हो, सर जो कैंट ने तो ये तक कह दिया, अमेरिका के ही है जो कैंट, और उन्होंने ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप के जो राजनीति है उसी के अंदर है जो कैंट, लेकिन उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया कि ये जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है वो इजराइल के दबाव में किया गया। और साथ ही अगर हम कहीं ना कहीं देखें, इस विश्व युद्ध की कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानी जा रही है। बार बार लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ये विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं, लेकिन अगर हम रूस के एंगल से एक बार देखें, अभी तक जो तमाम दुनिया रूस की तरफ फोकस्ड थी, अब वो कहीं ना कहीं डिफोकस हो गई है इजराइल और ईरान युद्ध पर, और इसका फायदा रूस को मिलता हुआ दिख रहा है। और रूस जो है पर्दे के पीछे से ईरान के पीछे खड़ा होता हुआ भी नजर आया।